नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। इसके हमने कल के भाग में देखा था, जो कि सूफी काव्य का हम परिचय देख रहे थे। इसमें हमने लगभग हमारा एक थोड़ा सा अंश बचा था। उसके बाद हम जायसी पूर्व सूफी प्रेमाख्यान यह देखने वाले हैं। यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद वो देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार हिंदी सूफी काव्य फारसी सूफी मसनवी से प्रभावित होकर भी अपनी संपूर्ण बनावट में भारतीय है। यानी यहाँ तक हमने देखा था कि शुक्ल जी कहते हैं जो हिंदी सूफी काव्य पर फारसियों का प्रभाव है, मगर वह भारतीय है। ईश्वर स्तुति, शाह वक्त की प्रशंसा, गुरु वंदना, आत्म परिचय, एक ही छंद का प्रयोग आदि मसनवी शैली की विशेषता मानी जाती है। मूल कथा इन खंडों में विभक्त होती है। खंडों में वर्णित विषय का संकेत अलग अलग शीर्षक से कर दिया जाता है। यानी जो सूफी की जो विशेषता है उनमें गुरु वंदना, आत्म परिचय या अनेक छंदों एक ही छंद का प्रयोग, मसनवी शैली की विशेषताएं बताई गई है। और एक ही कथा के जो अलग अलग खंड है वह अलग अलग शीर्षक से बताए जाते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, सभी हिंदी सूफी कवियों में ये विशेषताएं पाई जाती है। यानी सभी जो हिंदी सूफी कवि है उनमें यह विशेषता पाई जाती है। पर जो लोग वेदों में हवाई जहाज बनाने की विधि खोज लेते हैं, उन्हें संस्कृत काव्यशास्त्र में मसनवी के लक्षण खोज लेने में कितनी देर लगती है। यानी जो वेदों में, महापुराणों में हवाई जहाज़ यानी जो विमान बनाने की विधि खोज लेते हैं, वह ऐसी सूफी काव्य की मसनवी शैली के लक्षण खोजने में उनको ज़्यादा देर न लगेगी। यानी वो चुटकियों में खोज सकेंगे। यह भी हमने कल देखा था। यह सब भामह और रुद्रट के नाम पर किया जाता है। भामह रुद्रट के आख्यायिका और काव्य लक्षण में ऐसा भी कुछ नहीं है। हिंदी सूफी कवियों की ज़मीन भारतीय है, जबकि दक्षिण हिंदी के सूफी कवियों की ज़मीन ईरानी है। यानी वह मूलतः जो सूफी कवि की जो निर्मित है वह ईरानी में हुई है। हिंदी सूफी कवियों की कथाएं यहाँ लोक प्रचलित कहानियों पर आधारित है। यानी जो हिंदी सूफियों की कथाएं जो है, जो हिंदुओं के यहाँ पर जो प्रचलित कथाएं कहानियाँ थी, उन पर आधारित हिंदी सूफी काव्य है। और दक्षिण हिंदी के कवियों के कथा आधार ईरानी काव्य में प्रयुक्त लोक कथा है। यानी जो दक्षिण भारत में या दक्षिण भाग में जो हिंदी के कवि है, उनके कथा आधार ईरानी काव्य में प्रयुक्त लोक कथाएं हैं। उनका रंग इस्लामी और ढंग ईरानी है। हिंदी सूफी कवियों ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतु वर्णन, छंद, कथानक, रूढ़ियाँ आदि को ढंग से अपनाया है। जो हिंदी सूफी कवि है, हिंदी सूफी कवियों ने अपने जनपद यानी उन कवियों का जो समाज है, उन जनमानस है, उनका चित्रण, वहाँ की रीति नीति किया है। उसी के साथ ही मौसम का चित्रण, ऋतु वर्णन, छंद, कथानक, रूढ़ियाँ आदि को ढंग से उन्होंने अपनाया है। पूर्णतः भारतीय बन गए, इसलिए वह पूर्णतः हिंदी सूफी काव्य वह भारतीय बन गया है। इन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी है। यानी इन कवियों में, हिंदी सूफी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि जो है वह जायसी है। अब जायसी पूर्व सूफी प्रेमाख्यान देखते हैं। जायसी ने अपने पद्मावत में कुछ प्रेम कथाओं का उल्लेख किया है। यानी जो जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने अपनी पद्मावत ग्रंथ में उनके पहले जो प्रेमाख्यान लिखे गए हैं उनका वर्णन किया है। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयेऊ पतारा, सुदैवछ मुग्धावती लागी, कंकन पूरी होइगा बैरागी, साधा कुंवर मनोहर जोगु, मधुमालती कह किनो वियोगु, मेवावती कह सरसुर साधा, उखा लागी अरुद बग बागा। यानी यहाँ पर जो जायसी से पूर्व जो प्रेमाख्यान है उसमें है मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। यह जायसी पूर्व प्रेमाख्यान का रचनाएं हैं। इसके बारे में शुक्ल जी ने लिखा है,
इन पदों में जायसी के पहले के इन 4 काव्यों का उल्लेख है, यानी जायसी के पहले लिखे हुए प्रेमाख्यानों का 4 काव्यों का उल्लेख है। जैसे नंबर 1 मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, यानी जो मृगावती और मधुमालती है इसका पता चल गया है। शेष 2 अभी नहीं मिली, यानी शेष 2 कौन सी नहीं मिली है? जैसे मधुमालती और मृगावती तो मिल चुकी है, वैसे मुग्धावती और प्रेमावती इन 2 रचनाओं का पता नहीं है। यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की रचना मृगावती के पीछे की ठहरती है, यानी पहले मधुमालती लिखी हुई है कुतुबन ने, और कुतुबन की रचना मृगावती के पीछे, यानी मृगावती जो है कुतुबन की है। शिरेफ का कहना है कि जायसी ने कतिपय प्रेम कहानियों का उल्लेख किया है, पुस्तकों का नहीं, यानी जायसी ने प्रेम कहानियों का उल्लेख किया। ऋषभ एक विद्वान है, वह कहते हैं कि जायसी ने प्रेम कहानियों का उल्लेख किया है, ग्रंथों का नहीं, पुस्तकों का नहीं। शुक्ल जी के समय तक मंझन की मधुमालती के रचना काल का पता नहीं लगाता, यानी जो शुक्ल जी जब लिख रहे थे, हिंदी साहित्य का इतिहास अध्ययन कर रहे थे, तब तक उन मधुमालती का पता नहीं चला था, मधुमालती रचना का। किंतु रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में उसकी एक पांडुलिपि सुरक्षित है, यानी वहाँ मंजनकृत मधुमालती की एक कृति जो है रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में पांडुलिपि सुरक्षित है। उनके आधार पर उसका रचना काल 1545 ठहरता है, यानी उस रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में एक मधुमालती ग्रंथ की पांडुलिपि सुरक्षित है। उसके आधार पर मधुमालती का जो समय है वह 1545 बताया जाता है। अंततः यह पद्मावत की प्रवृत्ति करती है। आश्चर्य तो यह है कि जायसी ने लोरिक चंदा की लोक कथा का उल्लेख नहीं किया, यानी जायसी ने जो लोरिक चंदा की कथा थी उसका उल्लेख नहीं किया। दाऊद का चंदायन बहुत पहले लिखा जा चुका था, संभवतः मधुमालती, मृगावती, उषा अनिरुद्ध की कथा की तरह वह लोकप्रिय न रही। कुतुबन की मृगावती जायसी के पहले की रचना है, यानी कुतुबन की जो मृगावती है वह जायसी के पहले की रचना है। मृगावती का रचना काल 909 है, यानी मृगावती का रचना काल जो है 909 हिजरी, यानी यहाँ पर 1503 ईस्वी सन बताया जाता है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास के प्रथम संस्मरण में उसे जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह का आश्रित बताया है, यानी वह शुक्ल जी ने जो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह का आश्रित बताया है, किसे? कुतुबन को। पर जायसी ग्रंथावली की भूमिका में उसे बंगाल के हुसैन शाह शर्की का आश्रित कहा, यानी कुतुबन को जायसी ने जो बंगाल के हुसैन शाह है उसका आश्रित माना है, किंतु इतिहास के संशोधित संस्करण में जौनपुर के हुसैन शाह का दरबारी कवि कहा है। प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ ही है, यानी वह प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है। मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी की प्रेम कथा है। मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार, यानी गणपति देव के पुत्र, और कंचनपुर की राजकुमारी की प्रेम कथा है मृगावती ग्रंथ में। अभी यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है, उनका जन्म 1464 में हुआ और उनकी मृत्यु 1542 में हुई। जायसी का मूल नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। सच पूछिए तो इस काल के लोकप्रिय श्रेष्ठ कवि 4 ही है, यानी इस काल के जो कवि है, लोकप्रिय कवि, श्रेष्ठ कवि 4 ही है। सबसे पहले आते हैं कबीर, जायसी और सूर और तुलसी। सूर यानी सूरदास और तुलसी यानी तुलसीदास। कबीरदास, जायसी, सूर और तुलसी। यह कालक्रम से यदि पूछा जाए तो पहले कबीर आएंगे, फिर जायसी आएंगे, फिर सूरदास और फिर तुलसी आएंगे। इनमें से प्रत्येक अलग अलग काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंततः जायसी का मूल्यांकन इनकी समकक्षता में होनी चाहिए। उनके जन्मस्थान और जन्मतिथि के बारे में मतभेद है, पर जायसी में उनके निवास का पता उनकी रचना में ही लगता है, यानी जायसी के जन्मस्थान तथा जन्मतिथि के बारे में मतभेद है काफ़ी विद्वानों में।
तो वह फिर भी उनके जो निवास स्थान था उसके बारे में जायसी ने खुद अपनी रचना में लिखा है। जायस नगर धर्म स्थानु, तहाँ आई कभी कीन्ह बखानु। जायस नगर मोर स्थानु, नरक नाव आदि उदियानो। तहाँ दिवस 10 पहुने, आइए भा बैराग बहुत सुख पायु। यानी वो जायस नगर के रहने वाले थे। वे जायस में कहीं बाहर से आए थे, यानी जायस में कहीं बाहर से आकर वह रहने लगे थे। और पाहुन के रूप में, यानी पाहुन के यानी एक अतिथि के रूप में वह जायस नगर में आए थे, किंतु विरागी होकर वह बस गए। फिर विरागी यानी वैरागी होकर वहाँ बस गए थे। पाहुने से प्रतीत होता है कि जायस में उनकी ससुराल थी, यानी जायस में जायसी का ससुराल था। विराग की तरह विराग की तह में बैठने की कोशिश करते हुए विजय देव नारायण शाही ने उनकी एक अर्धाली का सहारा लिया। यानी विजय देव नारायण शाही जो है उन्होंने एक अर्धाली जो थी उसका सहारा लेकर बताए। सुख भा सोच एक दुख मानो, ओही बिनु जीवन मरण के जानो। इसमें सामान्यतः आलोचक परम तत्व को संकेतित देखते हैं, जो आलोचक का जो तत्व है वह उनमें देखते हैं। किंतु शाही ने आधुनिक अर्थ निकाला है कि जायसी की आंखें किसी से लड़ गई थी, यानी जायसी की आंखें किसी से मिल गई थी, यानी कुछ वहाँ पर आकर्षित हो गए थे किसी से। आंख लड़े बिना कोई बड़ा कवि क्या छोटा कवि भी नहीं हो सकता। यानी वह विजय देवनारायण शाही जो है, आंख लड़े बिना कोई छोटा बड़ा कवि नहीं हो सकता। यानी किसी के प्रति आकर्षित हुए बिना कोई छोटा या बड़ा कवि हो नहीं सकता। यह विजय देवनारायण शाही का कथन है। गनीमत यह हुई कि एक आंख बच गई। जायसी ने स्वयं अपने को एक आंख का काना कहा, यानी कि जायसी की एक आंख ही अच्छी थी, सुरक्षित थी। एक आंख उनकी कानी थी, कुछ छोटी होगी। उनके एक कान से सुनाई नहीं पड़ता था। जायसी की एक आंख भी नहीं थी और एक कान भी उनका कान से भी उनको सुनाया नहीं देता था। एक आंख और एक कान ही जायसी का अच्छा था। मोहम्मद बाई दीसी तजी एक सरवन एक आँख, एक नयन कभी मुहम्मदी गुनी, सोई भी होआ जई कभी सुनी। संभव है वे कभी वामपंथी साधना के चक्कर में फंसे हो और उनकी बाई आँख और कान बेकार हो गया हो। यानी वहाँ बताते हैं, एक तर्क लगाते हैं, संभव है कि जो वामपंथी जो साधना थी, वामपंथी साधना के चक्कर में या वामपंथी साधना करते हुए उनकी बाई आँख और एक कान बेकार हो गया था, बेकाम हो गया था। उनके अनाकर्षक चेहरे को देखकर लोग हंसते थे, किंतु कविता सुनकर रोते थे। यानी कि उनका जो चेहरा था, वह चेहरा एक आँख नहीं थी, एक कान भी था, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता था, अनावश्यक हो गया था। तो फिर चेहरे की तरफ अनाकर्षक, चेहरे की तरफ कोई आकर्षक नहीं होता था। लेकिन जैसे कि जब कविता या रचना कोई सुनते थे तो वह सुनकर वह रोते थे। जेई मुख देखा तेई हंसा, सुनी तेही आउन आंसू। यानी जिस किसी ने जायसी का रूप देखा तो उस रूप पर वह हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जब उनकी वाणी सुनी तो वह रोने लगे। उनके काव्य पर लोग मुग्ध थे, पर इसके लिए उन्होंने गर्वोक्ति न करके विनम्रता ही प्रकट की है। यानी उनके जायसी के काव्य पर लोग जो थे मंत्रमुग्ध थे, यानी वह उनका काव्य लोगों को प्रसन्न करता था और लोग खुश होते थे। मगर इस पर जायसी ने कभी गर्व नहीं किया, बल्कि वह विनम्रता से ही अपनी वाणी को प्रकट करते थे। हो सब कभी ह केर पिछलगा, किछु कही चला तबल देई दगा। फिर भी वे जो कहते हैं डंके की चोट कहते हैं, पर लगता है कुरूपता का दर्द उन्हें बराबर सालता रहा। यानी जो कुछ भी कहते थे विनम्रता के साथ कहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुरूपता का जो दर्द था वह दर्द उनमें बैठा था। एक नयन जस जस दर्पण, ओ ते ही निर्मल भाऊ। सब रूपवंत पाव गही, मुख जो वही कही चाओ। सभी रूपवंत उत्कर्षतापूर्वक उनमें कुछ सुनने के लिए उत्सुक रहते, यानी जो जिनका भी मुख या चेहरा अच्छा है वह लोग जायसी को कुछ न कुछ सुनने के उत्सुक रहते थे। रूपवंत का उल्लेख कवि के
अपने शोभ का घोतक है। यानी जो रूपवंत यानी खुद के प्रति वह कहते हैं। अपनी कुरूपता की क्षतिपूर्ति उन्होंने अपने प्रतिभाशाली काव्य द्वारा कहते हैं। यानी उनके जो मुख की जो कुरूपता थी, वह कुरूपता की जो प्रभावशाली है वह उन्होंने काव्य द्वारा वर्णित की है। कहते हैं शेरशाह उनका रूप देखकर हंस पड़ा था। उनके उत्तर में उन्होंने इतना ही कहा था। यानी जो शेरशाह जो राजा है वह जायसी का रूप देखकर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो उनके उत्तर में शेरशाह को जायसी कहते हैं, मोरी का हंसेसी की कोह रिही, मुझ पर हंसते हो कि मुझे बनाने वाले कुम्हार पर। यानी जैसे कहती कि तुम मेरा मुख देखकर मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर हंस रहे हो। ऐसा तीखा जवाब वही दे सकता है जो शरीर से क्षतिग्रस्त हो लेकिन गुणों से भरपूर। यानी वह शरीर से भरपूर नहीं थे मगर वह गुणों से परिपूर्ण थे। जैसी एक और विनम्रता, दूसरी ओर गर्व दीप्ति, यह विरोधाभास क्षतिपूर्ण का प्रयास ही है। अपनी कविता के प्रति वे कितने सचेत रहे होंगे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। विजय देवनारायण शाही ने अपनी पुस्तक जायसी में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जायसी सूफी नहीं थे। यानी जो विजय देवनारायण शाही की जो पुस्तक है उसका नाम है जायसी। तो उनमें वह लिखते हैं कि जायसी जो है वह सूफी नहीं थे। अपने पक्ष के समर्थक में उन्होंने आइन ए अकबरी और बदायूं के मुक्त काबुल तवा तवारीख आदि का हवाला किया है। यानी जो आइन ए अकबरी और बदायूं के मुक्त काबुल तवारीख आदि का हवाला किया है, यानी इन ग्रंथों का उल्लेख किया है। चंद्रबली पांडे की शब्दावली तो उन्होंने नहीं ली है, पर उनका मत पंडित जी के मत से मिलता जुलता है। यानी जो चंद्रबली पांडे है उनकी शब्दावली विजय देवनारायण शाही नहीं ली है, लेकिन जो पंडित जी के मत से वह मिलता जुलता है। सूफी प्रच्छन्न रूप से इस्लाम के प्रचारक थे। यानी सूफी जो है वह इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। कुछ सूफी ऐसे रहे होंगे पर सभी सूफियों को एक ही बरखटे से तोलना एक तरह का पूर्वाग्रह है। यानी सभी सूफी जो है इस्लाम का प्रचार ही कर रहे हैं, ऐसा ही माना नहीं जा सकता, ऐसा ही कहते हैं। वास्तविकता यह है कि वे जायसी को पूरे भक्ति चक्र से तोलना एक तरह का पूर्वाग्रह है। यानी वास्तविक ऐसा भी है कि पूरे भक्ति भाव से ही भक्ति ही वह जायसी करते थे, यह भी कहना पूर्वग्रह हो सकता है। वास्तविकता यह है कि जायसी को पूरे भक्त चक्र से बाहर निकालकर शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। यानी वह जायसी को जो भक्ति भाव का जो चक्र है भक्त कवि से निकालकर बाहर का जो शुद्ध कवि है वह बनाना या वह बताना ही उचित होगा, ऐसा वे मानते हैं। एक मिनट। शुक्ल जी के मत का खंडन भी हो जाता है और शुद्ध कवि की खोज भी। उन्होंने पद्मावत में अपने प्यारे पीर गुरु और पंथ की स्पष्ट चर्चा की है। यानी जो इनका ग्रंथ है जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, उन पद्मावत ग्रंथ में उनके प्यारे गुरु यानी प्रिय गुरु और पंथ की चर्चा की है। सैयद अशरफ पीर पियारा, जेई मोही पंथ सीन उजियारा, पाययु गुरु मोहिदी पीठा, मिला पंथ सो दर्शन दीठा। अकरावट में लिखते हैं, वे अकरावट में भी लिखते हैं, कही शरीयत चिस्त पीरू, उघरी अशरफ ओ जहगीरू। अशरफ और गुरु मोहिदी सूफियों की चिश्ती परंपरा के फकीर थे। यानी वह जायसी के गुरु का नाम गुरु मोहिदी था, वह सूफियों के चिश्ती संप्रदाय के फकीर थे। उनके गुरु अशरफ और गुरु मोहिदी जिस पंथ की वे बार बार चर्चा करते हैं, क्या वह सूफी पंथ के अलावा और कोई पंथ था? यानी वह भी सूफी पंथ था और उससे अलावा कोई पंथ था। संसार में ईश्वर तक पहुँचने के लिए उतने ही पंथ है जितने आकाश में नक्षत्र, लेकिन उनकी शुद्ध मोहब्बंदी
पंथ पर है। यानी संसार में ईश्वर यानी जो परमेश्वर है, ईश्वर है, वह संसार में इतना बसा हुआ है कि इस संसार में ईश्वर तक पहुँचने यानी संसार को यानी समाज में ईश्वर तक पहुँचने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए इतनी कुछ ये है, इतने कुछ रास्ते हैं कि जितने आकाश में नक्षत्र हो सकते हैं, आकाश में नक्षत्र जितने हैं उतने ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते संसार में, समाज में मौजूद है। लेकिन उनकी श्रद्धा मोहम्मदी पंथ पर है। यानी जैसी की जो श्रद्धा थी वह मोहम्मदी पंथ पर थी। तीन मह पंथ कहो भल गाई, जेहि दोनों जग छाह बड़ा नहीं, से बड़ पंथ मोहम्मद केरा, हे निर्मल कैलाश बसेरा। शुक्ल जी ने इस पर बड़ी ही सटीकता टिप्पणी की। यानी शुक्ल जी ने टिप्पणी करते हुए सटीकता के साथ टिप्पणी करते हैं और कहते हैं, जैसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय से बड़े ही सिद्ध और पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे। यानी वह शुक्ल जी कहते कि जो जैसी जो है भावुकतापूर्वक लिखते थे और बड़े ही भावुक कवि थे। वहाँ की भगवत युग भक्त यानी जो भगवान के जो भक्त थे वह भावुकतापूर्वक थे और वह अपने समय के सबसे सिद्ध एवं प्रसिद्ध कवि थे और पहुँचे हुए फकीर भी थे, सिद्ध पहुँचे हुए। पर कबीरदास के समान अपना एक निराला पंथ निकालने का हौसला उन्होंने कभी न किया। यानी कबीरदास ने जैसे खुद का एक पंथ कबीर पंथ खड़ा किया, उसी प्रकार जैसी अपना खुद का एक पंथ खड़ा कर न सके। जिस मित्तल या समाज में उनका जन्म हुआ, उनके प्रति अपने विशेष कर्तव्यों के पालन के साथ साथ वे सामान्य मनुष्य धर्म के अच्छे अनुयायी थे। यानी जिस समाज में, जिस मोहल्ले में वो जैसी का जन्म हुआ, उन्होंने उनके प्रति विशेष कर्तव्य यानी उस जिस समाज में, जिस स्थान में जन्म हुआ, उसको उन्होंने उस स्थान को, उस समाज को कर्तव्य के द्वारा उन्होंने कर्तव्य पालन किया और साथ साथ सामान्य मनुष्य धर्म के सच्चे अनुयायी यानी सामान्य जनमानस को वह मानने वाले थे, जनमानस का चित्रण करने वाले थे। विभिन्न विद्वानों और शोधार्थियों की खोज के आधार पर जायसी के 24 ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। यानी विभिन्न शोधार्थी जो होते हैं, विभिन्न शोधार्थी या अनेक जो विद्वान है, उनके अध्ययन के अनुसार या खोज के अनुसार जायसी के कुल 24 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। कुल 24 ग्रंथ है। शुक्ल जी की जायसी ग्रंथावली में 3 ग्रंथ ही सम्मिलित हैं। शुक्ल जी का जो जायसी ग्रंथावली ग्रंथ है आलोचनात्मक, उनमें शुक्ल जी ने 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है। उनमें है पद्मावत, अकरावट और अखिली कलाम। अब कुछ दूसरे ग्रंथ चित्ररेखा, मसलानामा और प्रकाश भी हो गया है। पर जायसी की कीर्ति का आधार ग्रंथ पद्मावती यानी जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ या जायसी का जिस ग्रंथ के आधार पर प्रसिद्धि हुई वह पद्मावती है। भला हो शुक्ल जी का, जिन्होंने इस अपेक्षित किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का वैसे ही उद्धार किया जैसे बारह ने रत्नगर्भा पृथ्वी का। यानी शुक्ल जी ने उन महत्वपूर्ण ग्रंथों का उल्लेख किया जिससे वह जैसी की पहचान उभर कर आई और वह जिस प्रकार पृथ्वी का रत्नगर्भा जो है, यानी जो पृथ्वी का जो अंदर की जो बात रत्नगर्भा के तरीके पृथ्वी की पहचान होती है, उसी प्रकार पद्मावत से जायसी की पहचान होती है। पद्मावत, अभी पद्मावत ग्रंथ देखते हैं। पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। इसकी रचना 947 हिजरी यानी 1540 में हुई थी। यानी पद्मावत यहाँ जायसी का ही सर्वश्रेष्ठ कवि नहीं है, ग्रंथ नहीं है, बल्कि पद्मावत यहाँ हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। और पद्मावत की रचना जो है वह 947 हिजरी में हुई है और ईस्वी सन में देखें तो 1540 में हुई थी। सन 943 अहा कथा आरंभ बैन कवि आहा। कुछ प्रतियों में नकल नवीसों के प्रसाद से 943 का 927 हो गया है। यानी कहीं कहीं पर 943 का 27 भी हुआ है।
अपने हाय वक्त की प्रशंसा करते हुए जायसी लिखते हैं, यानी जिस समय में वो थे उसकी प्रशंसा करते हुए वो लिखते हैं, शेर शाह ढीली सुल्तानो चारिऊ खंड तपे जस भानु। शेर शाह के शासन का आरंभ 1540 से होता है। शेर शाह का जो शासन था, शेर शाह के शासन का आरंभ 1540 से होता है। गाथा कथा, यानी उस गाथा कथा अभी जो इसकी है पद्मावत ग्रंथ की कथा है वह पढ़ेंगे हम। सिंहल नरेश गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप गुण में अद्वितीय थी, यानी वह पद्मावत की कथा जो है वह हम देखेंगे, मेरे ख्याल से न देखी तो भी चलेगा, पद्मावत की कथा आगे बढ़ते हैं। फिर भी एक मुख्य रूप से ओझर रूप से हम देख ही लेते हैं। सिंहल नरेश गंधर्व, यानी सिंहल नरेश, सिंहल का जो राजा था गंधर्व सेन, उसकी कन्या पद्मावती रूप रंग से गुण से अद्वितीय थी, यानी उसके जैसी कोई सुंदर तथा गुणी कोई राजकुमारी या कन्या नहीं थी। उनके पास हीरामन नाम का एक पालतू सुगा था जो अत्यंत प्रगल्भ था, यानी वह रत्न सिंह के पास, गंधर्व सेन के पास, एक सिंहल का जो गंधर्व सेन था उसके पास एक हीरामन नाम का एक तोता था। वह पालतू तोता और वह अत्यंत प्रगल्भ या गुणी था, विद्वान था। एक दिन पद्मावती से वह उसके योग्य वर के विषय में चर्चा कर रहा था, यानी जो गंधर्व सेन है वह उस सुए से कह पद्मावत के लिए एक योग्य वर चुनने के विषय में बात कर रहा था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन ने सुन लिया, डर के मारे सुआ उड़ गया और उसे एक बहेली ने पकड़ लिया, यानी वह गंधर्व सेन जो है सुए से नहीं पद्मावती से बात कर रहा था सुयोग्य वर के बारे में। तो वह सुआ जो है, वह तोता जो है एक गलती सुन लेता है और सुनने के बाद फिर गंधर्व सेन उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद सुए को लगता है कि अब राजा गंधर्व सेन मुझे मार डालेगा, इस भय से वह वहाँ से उड़ जाता है। और उड़ जाने के बाद फिर वो एक बहेलिया जो है, वह शिकारी बहेलिया, बहेलिया उसे पकड़ लेता है। उसने सुगे को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। फिर वह बहेलिया जो है उस सुगे को एक ब्राह्मण के यहाँ बेचता है। ब्राह्मण सुगे को लेकर क्या करता है, यानी ब्राह्मण सुगे को लेकर क्या करेगा, वो भविष्यवाणी वो कुछ करेगा। वो चित्तौड़ नरेश रत्नसेन ने ब्राह्मण को 1 लाख देकर उसे खरीद लिया। फिर चित्तौड़ के जो नरेश थे रत्नसेन, उन्होंने उस ब्राह्मण से उस सुए को, तोते को खरीद लिया। एक दिन रत्नसेन की रानी नागमती ने सुगे से पूछा कि मेरे समान संसार में कोई सुंदरी और भी है, यानी फिर एक दिन जो रत्नसेन की पत्नी नागमती थी, वह नागमती ने उस सुगे तोते से पूछा, क्या मुझ जैसी सुंदर इस संसार में कोई और दूसरी स्त्री है। सुगे ने पद्मावती का वर्णन करते हुए बताया कि तुमसे और पद्मावती में रात दिन का अंतर है। फिर वह सुआ तोता कहता है कि तुमसे बढ़कर भी इस संसार में सुंदर एक स्त्री है, उसका नाम पद्मावती है। पद्मावती और तुम में रात दिन का अंतर है, यानी वह तुमसे बढ़कर कहीं गुना सुंदर है, ऐसा वह नागमती से कहता है। नागमती सुगे को मरवाने पर तुली बैठी, यानी एक स्त्री के सामने, एक सुंदर स्त्री के सामने किसी और सुंदर स्त्री का वर्णन करने पर किसी को एक गुस्सा आना एक स्वाभाविक बात है। उसी प्रकार नागमती को उस तोते पर गुस्सा आता है और वो उस तोते को मरवाने के लिए निकलती है। लेकिन संयोग से सुगा बच गए। वह मारने का प्रयत्न करती है लेकिन वह तोता जो है मरता नहीं, सुगा जो है बच जाता है। रत्नसेन के बाहर से लौटने पर उसे सारी कहानी मालूम हुई। फिर रत्नसेन बाहर गया था और वो लौट कर आता है तो वह सुआ या तोता जो है सारी कहानी बताता है कि क्या हुआ। सुगे से पद्मावती का सौंदर्य वर्णन सुनकर वह सिंहल की ओर चल पड़ा, यानी वह तोता पद्मावती का सौंदर्य चित्रण वर्णन इतनी एक रसिकता के साथ उस रत्नसेन को सुनाता है कि रत्नसेन सुनकर ही पागल हो जाता है। उसका सौंदर्य का बखान सुनकर आकर्षित हो जाता है पद्मावत की तरफ। आगे आगे राजा, पीछे पीछे उसके साथ 16,000 योगी वेश में राजकुमार। फिर वह सिंहल द्वीप की तरफ निकल पड़ता है और वह आगे आगे राजा चलता है, यानी रत्नसेन चलता है और पीछे उसके साथ जो 16,000 अन्य जो योगी का वेश धारण किए हुए राजकुमार चलते हैं। सिंहल पहुंचने में राजा को अनेक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, यानी वो सिंहल द्वीप की तरफ जाते समय रास्ते में अनेक कठिनाइयों का सामना रत्नसेन को करना पड़ा।
इसमें वह मानसरोवर खंड भी है, ऐसे बहुत कुछ है। गंधर्व सेन से युद्ध हुआ, किंतु शिव पार्वती तथा अन्य देवताओं की सहायता से रत्नसेन का पद्मावती से विवाह हो गया। फिर वहाँ वहाँ मानसरोवर खंड में यह सब कुछ वर्णित है। तो फिर वहाँ सरोवर में जाते हुए फिर वहाँ पर एक शिव पार्वती का मंदिर रहता है। वहाँ पर शिव पार्वती के मंदिर में वह तपश्चर्या करता है, और तपश्चर्या वह करता है तब वह वहाँ सुगा जो है साथ में ही रहता है, और वह पद्मावती को जाकर रत्नसेन के बारे में बताता है। और फिर उन गंधर्व सेन और रत्नसेन के बीच युद्ध होता है, और फिर शिव पार्वती वहाँ प्रकट हो जाती है, और वहाँ शिव पार्वती के आशीर्वाद से पद्मावती और रत्नसेन का विवाह हो जाता है। एक पक्षी से नागमती का वियोग संदेश पाकर वहाँ चित्तौड़ लौट आया। यानी वहाँ इधर रत्नसेन की जो पहली पत्नी नागमती थी वह वियोग में विचलित थी, एक वियोग में वह जी रही थी। उसका जो वियोग संदेश है वह रत्नसेन के पास एक पक्षी लेकर आता है, और फिर वहाँ से रत्नसेन तुरंत लौट आता है पद्मावती को साथ लेकर। लौटते समय भी उसे बहुत से खतरे उठाने पड़े। यानी फिर वह सिंहल द्वीप से लौट रहा था रत्नसेन, तो लौटते समय भी उसे बहुत से खतरे, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगी। फिर नागमती और पद्मावती यह जो है फिर चित्तौड़ में एक साथ दोनों रहने लगी। रत्नसेन के दरबार में राघव चेतन नामक एक पंडित था। उसे यक्षिणी सिद्ध थी, यानी उसको जो यक्षिणी नामक जो ये थी वह सिद्ध थी। उनके अवैदिक आचरण पर क्रूर होकर राजा ने उसे देश से निकाल दिया था। यानी वह रत्नसेन के दरबार में एक राघव चेतन नामक एक पंडित था, और यक्षिणी उसको सिद्ध थी। उसका जो आचरण था उसके आचरण पर रत्नसेन क्रोधित हो जाता है और उसको अपने राज्य से निकाल देता है। राघव चेतन प्रतिशोध की भावना से दिल्ली चलाते हैं। राघव चेतन के मन में रत्नसेन से प्रतिशोध लेने की, बदला लेने की भावना उभर जाती है, और वह दिल्ली आता है। दिल्ली आने पर अलाउद्दीन खिलजी से पद्मावत के सौंदर्य का बखान करता है। यानी वह जो राघव चेतन है वह अलाउद्दीन अलाउद्दीन के जरिए रत्नसेन का बदला लेने का, प्रतिशोध लेने का सोचता है, और वह उस अलाउद्दीन को पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन बताता है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई, फिर अलाउद्दीन जो है वह चित्तौड़ पर लड़ाई करता है, चढ़ाई करता है, और वह जाता है। छल से रत्नसेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। फिर वह छल से रत्नसेन को बंदी बनाता है, और वह दिल्ली ले आता है रत्नसेन को। नागमती के अनुरोध पर गोरा बादल 16,000 पालकियाँ लेकर दिल्ली गए। यानी फिर नागमती वह रत्नसेन को छुड़ाने का प्रयास करने पर जो गोरा बादल नामक जो उसके ये सैन्य में थे, तो वह गोरा बादल को 16,000 पालकियाँ देकर राजा को छुड़ा लाने के लिए भेजती है। इन पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपे हुए थे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कहला भेजा कि अपनी 16,000 दासियों के साथ पद्मावती अलाउद्दीन के महल में रहने को तैयार है। फिर वह गोरा बादल 16,000 पालकियाँ लेके जाती है, और उस पालकियों में 100 सैन्य थे शस्त्र लेकर। और फिर वहाँ जाकर गोरा बादल बताते हैं कि 16,000 दासियों के साथ पद्मावती जो है आपके यहाँ आपके महल में रहने के लिए तैयार है, ऐसा वह गोरा बादल बताते हैं। महल में जाने से पहले वह रत्नसेन से मिलना चाहेगा। यानी वो महल में जाने से पहले पद्मावती जो है राजा से, यानी वह रत्नसेन से मिलना चाहती है, ऐसा वह कहते हैं। पालकी में छिपे लाहौरों ने राजा की बेड़ी काट दी। यानी जो पालकी में जो छुपे थे सैन्य, उन्होंने राजा की बेड़ियां काट दी रत्नसेन की। एक छोटा सा युद्ध हुआ और रत्नसेन सकुशल चित्तौड़ आए। फिर वो दोनों में युद्ध हुआ और सहकुशल वह रत्नसेन जो है दिल्ली से चित्तौड़ लौट आया। चित्तौड़ लौटने पर उसे मालूम हुआ कि पद्मावती को फुसलाने के लिए कुंभलनेर के राजा ने एक दूती भेजी थी। यानी जो वहाँ फिर चित्तौड़ में रत्नसेन आता है, और आने के बाद उसको ऐसा पता होता है कि पद्मावती को फुसलाने के लिए या बहलाने के लिए कुंभलनेर के राजा ने एक दूती, एक युक्ति भेजी थी। फिर क्या था, वह कुंभलनेर पर चढ़ दौड़ा। यानी वह कुंभलनेर पर रत्नसेन ने युद्ध की। कुंभलनेर के राजा देवपाल और रत्नसेन दोनों ही युद्ध में मारे गए। फिर वहाँ पर कुंभलनेर के राजा का नाम देवपाल था, और रत्नसेन जो था वह
वहाँ दोनों भी राज्य युद्ध में मारे गए। रत्नसेन के शव के साथ दोनों रानियां सती हो गई, यानी रत्नसेन के साथ दोनों रानियां भी सती हो गई। उधर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर पुनः चढ़ाई की, पर किले में प्रवेश करने पर उनके हाथ सिर पर आग लगी, यानी वह फिर अलाउद्दीन ने फिर से चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण किया, और फिर आक्रमण करने के बाद फिर राज्य में उसकी राख लगी, क्योंकि वह पति के साथ ही दोनों रानियां सती हो गई थी, जलकर मर गई थी। इस कहानी को सोय जायसी ने केवल 4 पंक्तियों में अत्यंत कुशलता के साथ रख दिया, यानी 4 पंक्तियों में इस कहानी को एक कुशलता के साथ बताने का प्रयास किया है। सिंहल द्वीप पद्मिनी रानी, रत्नसेन चित्तौर गढ़आनी, अल्लाउद्दीन देहली सुल्तानो, रागे चेतन कीनू बखानो, सुना शाही गढ़ छेगा आई, हिंदू हिंदू तुर्कन भई लड़ाई, आदि अंत जसगाता कहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। यानी उपरयुक्त जो सार मैंने बताया है वही इस 4 पंक्तियों का सार है, ये अर्थ है। अभी यहाँ से जो जायसी की इतिहास और कल्पना किस प्रकार थी यह हम देखेंगे। यह बिंदु इतिहास और कल्पना। पद्मावत की कथा 2 भागों में विभक्त है। पद्मावत की जो कथा है वह 2 भागों में है। एक पहला जो भाग है वह काल्पनिक है और दूसरा ऐतिहासिक कहा जाता है। अभी पहला भाग कौन सा काल्पनिक है, जो कि जो सुगा यानी जो तोता जो है वह तोता एक पद्मावती का चित्रण बताता है, या वह नागमती उससे पूछती है, यह एक काल्पनिक कथा है। यानी कहा जाए तो कोई पंछी या कोई तोता उतना किसी के सौंदर्य का बखान नहीं कर सकता, स्वयं वह शिव पार्वती जो है मदद के लिए आती नहीं है। ऐसा यह जो है काल्पनिक भाग है पहला, और दूसरा जो भाग है ऐतिहासिक, यानी दूसरा भाग ऐतिहासिक किस प्रकार कहा जाता है, जैसे अलाउद्दीन से लड़ाई और फिर वह आना, यह ऐतिहासिक भाग है। पहले भाग में रत्नसेन के सिंहल जाने और पद्मावती का वर्ण करने के बाद चित्तौड़ लौटने की कथा वर्णित है, यानी ये काल्पनिक भाग में आती है। दूसरे भाग में राघव चेतन के निकाल जाने, अलाउद्दीन के आक्रमण करने तथा पद्मावती के सती होने की कथा है, इसलिए यह ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक तथ्य इतना ही है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी जिसमें रत्नसेन मारा गया। खिलजी वंश के प्रामाणिक इतिहासों में अमीर खुसरो का तारीख-ए-अलाई का नाम लिया जाता है, यानी जो खिलजी वंश के प्रामाणिक इतिहास हो, यानी खिलजी वंश का जो यदि देखना है तो अमीर खुसरो का तारीख-ए-अलाई नामक ग्रंथ में मिलता है, पर उनमें पद्मावती का उल्लेख नहीं है। यानी वो तारीख-ए-अलाई नामक ग्रंथ में पद्मावती का उल्लेख नहीं मिलता। खुसरो अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में चित्तौड़ गया था, यानी खुसरो जो है अलाउद्दीन के साथ चित्तौड़ गया था। जियाउद्दीन बरनी उस काल का प्रसिद्ध इतिहास लेखक है। उसने भी पद्मावती का उल्लेख नहीं किया, यानी उस काल का जो जियाउद्दीन बरनी यह भी प्रसिद्ध इतिहासकार है, उसने भी पद्मावती का उल्लेख नहीं किया है। गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा भी पद्मावती की कथा को कल्पना प्रस्तुत मानते हैं, यानी गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा भी पद्मावती कथा को एक कल्पित कथा, कल्पना कथा मानते हैं। जायसी ने इस कथा को लोक से ग्रहण किया, यानी जायसी ने इस कथा को एक लोकोक्ति से यानी लोकों द्वारा सुनकर ग्रहण किया और लिखा। यह काव्य का अपना कमाल है कि काल्पनिक सत्य ऐतिहासिक सत्य हो गया, यानी फिर आगे चलकर वह कल्पना के आधार पर काव्य लिखा गया और फिर आगे चलकर वह ऐतिहासिक सत्य हो गया। कल्पना थी लेकिन वह ऐतिहासिक सत्य हो गई। अभी प्रबंध की संरचना। पद्मावत की प्रबंध संरचना अन्य प्रेमाख्यान काव्य से अनेक अर्थों में भिन्न है, यानी जो सूफियों में जो प्रबंध ग्रंथ लिखने की भी प्रचलित है, जो मैं यह जायसी की भी विशेषता है और सूफियों की भी विशेषता है। तो पद्मावत यह प्रबंध रचना थी और ये जो अन्य प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य थे उससे वह अलग है, भिन्न है। दूसरे प्रेमाख्यानों में सामान्यतः प्रेम प्रेमिका मिलन के बाद आख्यान समाप्त हो जाते हैं, किंतु पद्मावत की वास्तविक शुरुआत यहीं से होती है। यानी दूसरे प्रेमाख्यान ग्रंथों में यदि नायक नायिका मिलते हैं तो वहाँ ग्रंथ समाप्त हो जाता है, लेकिन पद्मावत महाकाव्य में जब पद्मावती और रत्नसेन मिलते हैं वहाँ से कथा शुरू होती है, प्रारंभ होती है। इसका समापन एक प्रकार की त्रासदी और
रचनात्मक मृत्युबोध से होती है। यानी इसकी जो समाप्ति है वह अंततः रत्नसेन की मृत्यु हो जाती है युद्ध में, और फिर दोनों रानियां जो है वह सती हो जाती है, मर जाती है। तो ये कहा जाए तो इसका दुखद अंत होता है और मृत्युबोध भी होता है। भाव राग जिसका उल्लेख किया जा चुका है, इसकी टेक है, प्रत्येक अध्याय में इसका स्पंदन महसूस होता है। शास्त्रीय शब्दावली में पद्मिनी रत्नसेन की कथा आधा आधिकारिक है, तो अलाउद्दीन राघव चेतन का षड्यंत्र प्रासंगिक है। यानी वह पद्मावत महाकाव्य में रचित पद्मावती रत्नसेन की जो कथा है यह आधिकारिक है, लेकिन जो अलाउद्दीन राघव चेतन का जो षड्यंत्र है वह प्रासंगिक है। प्रासंगिक यानी जो वर्तमान के अनुरूप कहा जाए तो आज भी अलाउद्दीन राघव चेतन जैसे लोग आज भी षड्यंत्र रचते हैं। आज भी वह अपनी युक्तियों पर खुद अन्य अपने अनुयायियों को फंसाना चाहते हैं। इसलिए वह राघव चेतन अलाउद्दीन राघव चेतन का जो षड्यंत्र है वह प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रसंग भी है। हीरामन तोता वृत्तांत गोरा बादल प्रकरण आदि, यानी जो हीरामन तोता गोरा बादल प्रकरण यह जो है यह भी अन्य प्रसंग यह भी शास्त्रीय है, पर इस प्रकार का वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। यानी वैज्ञानिक तरीके से यह कहा नहीं जा सकता। सभी कथाएं और वर्णनाएं पूर्णतः मिश्रित होकर कथानक को एक स्थापत्य देती है। यानी सभी कथाएं सभी कथाओं का सभी वर्णनों का मिश्रण होकर एक कथा जन्म लेती है। एक कथा की स्थापना की जाती है। अविभाज्य और अविभक्त पर फूल फलों की नामावली, दावत की लंबी फेरहस्ती, 16 श्रृंगार, 12 आभरण आदि स्थापत्य में अलंकरण का कार्य करते हैं। अलंकरण कुछ ज़्यादा हो गया, यानी वो श्रृंगारिकता भी है और श्रृंगारिकता अलंकार जो है ज़्यादा हो जाता है अलंकारिकता। हर स्थापत्य एक काल विशेष का होता है, यानी हर एक स्थापना जो है एक काल विशेष का, एक काल की पहचान करने वाली हर एक स्थापना होती है। फिर चाहे वो रचना की हो या अन्य मंदिर की हो या अन्य किसी की भी स्थापना क्यों न हो, हर एक वह काल की पहचान होती है। बौद्ध गांधार आदि एक ही काल में वैचारिक विभिन्नता के कारण शैली के एक होते हुए भी भिन्न स्थापत्यों की निर्मितियों में भेद हो जाता है। यानी बौद्ध और गांधार नरेश जो थे, बौद्ध और गांधार का एक ही काल में थे, लेकिन फिर भी एक काल में होने के बावजूद भी उनके विचारों में, उनके स्थापत्य शैली में विभिन्नता थी, अलग अलग थे। बौद्धों की शैली अलग थी स्थापत्य करने की, लिखने की। गांधार की शैली अलग थी। दोहा चौपाई के कड़वक पद्मावत में भी है। यानी दोहा चौपाई के जो कड़वक है वह पद्मावत ग्रंथ में है। रामचरितमानस में भी है। यानी दोहा कड़वक यह जो है दोहा चौपाई के कड़वक रामचरितमानस में भी है और पद्मावती में भी है, पर दोनों की आंतरिक लय में अंतर है। अंत विचारधारा से एकदम काट कर पद्मावत के सौंदर्य शास्त्रीय पक्ष को नहीं समझा जा सकता। यानी जो पद्मावत में जो सौंदर्य का वर्णन किया है वह सौंदर्य शास्त्रीय पक्ष पर अध्ययन करने पर भी वह समझा जा नहीं सकता। रचना अपने ऐतिहासिक यथार्थ के प्रति उतनी ही सचेत रहती है जितना सौंदर्य पक्ष के प्रति, यानी जितना सौंदर्य पक्ष उनमें चित्रित है, सौंदर्य पक्ष उतना बताया है, उतना ही ऐतिहासिक यथार्थ भी बता सकती है। शाही ने अपनी विचारोक्तजनक पुस्तक में इस यथार्थ को काटकर वह देखना चाहा है जो पाठ में नहीं है। शुक्ल जी ने विचारधारा संबंधी उनके सर्वोत्तम उदाहरण एक साथ पर एकत्र कर दिए हैं। यानी शुक्ल जो वह पद्मावत की कथा मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त है, सिंहल कथा और चित्तौड़ दिल्ली कथा। यानी पद्मावत की कथा जो है दो भागों में दो स्थानों में विभक्त है। एक जो है वह सिंहल द्वीप पर है और दूसरी चित्तौड़ दिल्ली। यह दो स्थानों पर कथा है। पहली कथा को अनेक प्रकार के पौराणिक कश्मीरों, अति प्राकृत तथ्यों, यौनिक क्रियाओं, कथानक रूढ़ियों से इस तरह बुना गया है कि उनकी सारी बुनावट फंता सी लगती है। यानी वह शुक्ल जी कहते हैं।
तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो पद्मावत की जो कथा है और पहली भाग की जो कथा है, जो कि वह कथा एक लोगों द्वारा सुनी हुई कथाएँ हैं, लोगों की जो रूढ़ियाँ थी उसके आधार पर लिखी हुई है और वह सब कुछ एक बुनावट की तरह है पहला भाग। बौद्ध साहित्य में सिंहल को एक अति मानसी दुनिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध साहित्य में सिंहल द्वीप को एक अति मानसी दुनिया के रूप में प्रस्तुत किया है, चित्रित किया है। यहाँ सब कुछ अभूतपूर्व है, चाहे वह अमराई हो, पुष्पो उद्यान हो, मांस मानसर हो, मंदिर या गढ़ हो। दिल्ली चित्तौड़ की कथा में कुछ भी अलौकिकता नहीं है। यानी दिल्ली चित्तौड़ का जो कथा है दूसरे भाग की, उसमें कोई अलौकिकता दिखाई नहीं देती। जो कुछ है इस दुनिया का है, यानी जो कुछ भी है वह इस दुनिया का है, यानी जो कुछ भी है वास्तविकता का है, यथार्थ है। सिंहल के स्वप्न लोक से उतरकर हम आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ सौतिया डाह है। यानी सिंहल द्वीप से लौटने के बाद फिर वह सौतिया डाह या फिर नागमती और पद्मावती, यह दो सौत बन जाते हैं। यानी एक ही पति के दो पत्नियां हो जाती है। हिंदू तुर्क का युद्ध है, हिंदू हिंदू की लड़ाई है, यानी हिंदू तुर्क की लड़ाई है। हिंदू अलाउद्दीन और रत्नसेन की लड़ाई है। फिर उसके बाद हिंदू हिंदू यानी जो देवसेन है और फिर ये रत्नसेन, हिंदू हिंदू की लड़ाई है। अहंकार है, अभिचार है, छल कपट प्रतिशोध प्रपंच है और है मृत्यु। यानी छल अभिचार है, अहंकार है, लड़ाई है, छल कपट है, प्रतिशोध है और अंततः मृत्यु है। अंतः कीम। उस समय के सारे मतांतरों को जायसी ने सिंहल में बैठा दिया। यानी जो भी वह उन समय के जो मत थे वह सभी जायसी ने सिंहल में बिठा दिया था और उसका प्रेम पंथ भी वही है, यानी उसी का जो प्रेम पंथ था वह वही भी था सिंहल में। आति मानसी दुनिया दिल्ली चित्तौड़ प्रसंग में गायब है। यानी जो आति मानसी दुनिया यानी काल्पनिक जो दुनिया है वह सिंहल और दिल्ली दिल्ली चित्तौड़ प्रसंग में यानी दूसरे भाग में वह नहीं है। सिंहल कथा में तत्ववाद का गहरा रंग है, किंतु दिल्ली चित्तौड़ कथा में उसे बहुत हल्का कर दिया गया है। फंतासी और यथार्थ में अंतर होता है। सारे मतांतरी फंतासी है, मानवीय यथार्थ से कटे हुए। यदि जायसी का उद्देश्य केवल सूफीवाद को स्थापित करना होता तो पद्मिनी को पा लेने के बाद दोनों सूफी हो जाती। यानी वह जायसी का लक्ष्य यदि केवल सूफीवाद को ही स्थापित करना था तो फिर वह रत्नसेन जो है फिर पद्मावत को लेकर आता है और फिर वह रत्नसेन भी सूफी हो जाता था, यहीं पर कथा समाप्त होती थी। मगर उन्होंने वह कथा समाप्त नहीं की, आगे बढ़ाई। सिंहल कथा में सूफीवाद की जो झलक दिखाई पड़ती है उस पर उल्लास की नहीं, अपवाद की छाया है। अंततः चित्तौड़ कथा में सारे मत अस्वीकृत हो जाते हैं। यानी चित्तौड़ कथा में जो भी मत है वह अस्वीकृत हो जाते हैं, छोड़ देकर बात करते हैं, कोई स्वीकार नहीं करने वाला मत नहीं है। उसका अपना मत भी, लेकिन अंत तक प्रेम को नहीं भूलते, क्योंकि ईश्वरीय सत्य से ज़्यादा यह मानवीय सत्य है। यानी प्रेम जो है ईश्वरीय सत्य से ज़्यादा मानवीय सत्य है। इस सत्य के मानने सारे धार्मिक मठ मंदिर मस्जिद सौंदर्य झूठे। यानी प्रेम के सामने जितनी धार्मिक मत है, मठ मंदिर है, मस्जिद है, उन मस्जिदों के मंदिरों के जो भी सौंदर्य है वह प्रेम के सामने झूठे है, फीके हैं। जायसी में मृत्युबोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। पद्मावत का प्रतिपाद्य पद्मिनी का सती होना नहीं। यानी जैसे में जो मृत्युबोध है, वो मृत्युबोध की जो त्रासदी है वह अंतर्दृष्टि है। लेकिन पद्मावत का जो प्रतिपाद्य पद्मिनी का जो सती होना, अंतिमतः सती होती है, वह नहीं है। वह मृत्युबोध तक ले जाने का मार्ग है। यानी जो अंतिमतः वह मृत्युबोध तक ले जाने का मार्ग है। सती होना यानी मृत्युबोध तक ले जाने का मार्ग है। सिंहल की फंतासी और चित्तौड़ दिल्ली युद्ध, जिसे हिंदू तुर्क युद्ध भी कहा गया है। यानी चित्तौड़ और दिल्ली में जो युद्ध हुआ, यानी अलाउद्दीन और रत्नसेन के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को हिंदू तुर्क युद्ध भी कहा जाता है। वहीं पहुंचता है पद्मावत का कार्य इस कथन से। यानी फिर वही उस पद्मावत का जो कार्य कथा है वह इसी कथन तक पहुंचती है कि अंतिमतः जो हिंदू तुर्क में युद्ध हुआ,
छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उठाए परी थी मी झूठी। सिंहल भी इसी पृथ्वी पर है, दिल्ली चित्तौड़ भी, यानी सिंहल द्वीप जो है, सिंहल भी इसी धरती पर है और दिल्ली चित्तौड़ भी इसी धरती पर है, पर सब झूठा है, यानी सब कुछ झूठा है, काल्पनिक है। सिंह का सिंहल का वैभव, दिल्ली चित्तौड़ संघर्ष, सबकी एक ही परिणति मृत्यु है, यानी सिंहल का वैभव है या दिल्ली चित्तौड़ का संघर्ष है, यह सब कुछ अंतिमतः सब कुछ की जो परिणति है, परिणाम है, वह मृत्यु है। पर पर यह पर यह मृत्युबोध एक और भौतिक है तो दूसरी ओर आध्यात्मिक, यानी जो मृत्युबोध है वह एक तरफ जैसी का जो मृत्युबोध है एक तरफ भौतिक बताया जाता है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक। इस अंतिम सत्य के संबंध में संतों और भक्तों ने भी लिखा है, पर उसका मुक्तिबोध उपदेश मूलक और नित्यात्मक है, चाहे वह कबीर का हो या चाहे तुलसी का। उसके बोध के पीछे जीवन का दबाव नहीं है। सभी भक्त मौत के उस पार देखना चाहते हैं, यानी सभी जो भक्त है मौत की उस पार, यानी जो स्वर्ग का रास्ता देखना चाहते हैं, किंतु जैसी उसे इसी पार देखते हैं, जैसी इसी पार देखते हैं मानवीय जीवन में। मानुष प्रेम मनहु बैकुंठी, नाहित काह छार मही मुठी। एक मुट्ठी राख का उल्लेख यहाँ भी है, यानी एक मुट्ठी राख का उल्लेख जायसी ने भी किया है। मनुष्य का प्रेम ही स्वर्गीय तत्व है, यानी मनुष्य का जो प्रेम है वही स्वर्गीय तत्व है। वह ईश्वर के प्रति प्रेम पर जो जोर नहीं देता, यानी जो ईश्वर मनुष्य जो है ईश्वर के प्रति प्रेम पर जोर नहीं देता, यानी ईश्वर पर प्रेम प्रकट नहीं करता, उसे वह बैकुंठ भी नहीं कहता। बैकुंठी प्रेम तो मनुष्य के प्रति प्रेम, यानी जो कहते हैं कि जो स्वर्ग नरक है या स्वर्ग है वह कोई और नहीं है, मनुष्य के प्रति प्रेम ही वैकुंठ है, यानी स्वर्ग है। वैकुंठ का ही स्वर्ग कहा जाता है। सिंहल द्वीप का प्रेम मानवीय धरातल पर नहीं है, या तो वह सौंदर्य के धरातल पर है या तत्ववाद के धरातल पर, यानी जो सिंहल द्वीप का जो प्रेम बताया है वह मानवीय धरातल पर नहीं है, वह एक सौंदर्य की दृष्टि से है या एक तत्ववाद के धरातल पर है। जैसे इनके आगे जाना चाहते हैं तो उसे उस समय इतिहास की मांग थी। हिंदू व तुर्कों के बीच प्रेम की स्थापना की मांग थी, यानी हिंदू तुर्क के बीच में जो मतभेद थे वह हिंदू तुर्कों के बीच वह एकता स्थापित करना चाहते थे, वह भी धर्म के धरातल पर नहीं, मनुष्य के धरातल पर, यानी वह धर्म के धरातल पर एकता स्थापित नहीं करना चाहते थे, मनुष्य के धरातल पर करना चाहते थे। स्मरण रखना चाहिए, धर्म से परे मानवीय समता और प्रेम की सैद्धांतिक स्थापना कबीर कर चुके थे, यानी कबीर ने जो मानवीय धर्म से नहीं मानवीय समता प्रेम की सैद्धांतिक स्थापना की थी वही जायसी ने की थी। उसे राग के धरातल पर प्रतिष्ठित होना बाकी था, इसे जायसी ने पूरा किया, यानी उसको एक राग के धरातल पर कबीर की जो सैद्धांतिक मानवीय समानता को स्थापित करने की बात थी वह जायसी ने पूरी की थी, इसे जायसी ने पूरा किया। मृत्यु के पार जाने के लिए मृत्यु का बोध आवश्यक है। मृत्यु के पार जीवन है, किंतु इस जीवन का बोध तब तक संभव नहीं है जब तक मृत्यु का बोध न हो, यानी मृत्यु होने के बाद भी और एक जीवन है, उस मृत्यु होने के पार का जो जीवन जीना है तो फिर पहले मृत्यु होना आवश्यक है, फिर पहले मृत्यु बोध हो और तब जाके मृत्यु बोध के पार का जीवन हम देख सकते हैं, जी सकते हैं। भाव विराग की टेक वाले कवि को यह बोध होना ही चाहिए था, जायसी का प्रेम मृत्युंजय प्रेम है, मृत्यु पर विजय तो योग द्वारा भी पाई जा सकती है, यानी जायसी का प्रेम जो है वह मृत्युंजय प्रेम है, यानी मृत्यु को प्राप्त करने वाला, मृत्यु को जीने वाला प्रेम जायसी का प्रेम है। वैसे तो योग द्वारा भी मृत्यु पर विजय पा सकते हैं, रसायन विद्या द्वारा भी और तप द्वारा भी, यानी तप द्वारा भी और रसायन विद्या द्वारा भी मृत्यु पर विजय पा सकते हैं, पर यह विजय वैयक्तिक है। जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं, पूरी मनुष्य जाति का है, यानी मृत्यु पर विजय पाना यह जो है यह वैयक्तिक हो सकता है, लेकिन जायसी का जो प्रेम है वह पूरे मनुष्य जाति का यानी पूरे संसार का बताया है,
किंतु इस मार्ग की अपनी कठिनाइयाँ है। इसके लिए राग में विराग और विराग में राग का होना आवश्यक है। यानी राग में विराग का होना आवश्यक है और विराग में राग का होना आवश्यक है। जायसी इसके जीवंत उदाहरण है। वे व्यक्तिगत साधना वाले बैरागी नहीं है, वे समाज में प्रेम की आग जगाना चाहते, यानी वे जायसी जो है वह समाज में प्रेम की ज्वाला जलाना चाहने वाले थे। पद्मावत की संरचना में जो कालबोध है वह जीवन बोध के समांतरण चलता है। यानी पद्मावत में जो कालबोध बताया है वह हर एक जीवन के रूप में चलने वाला है। रचना के आरंभ में विस्तार है, चंचलता है, मध्य में ठहराव है, अंत में ठहराव का बांध टूटता है और सारा जीवन तेजी के साथ बह जाता है। हर एक इंसान के जीवन में प्रारंभिक दौर में चंचलता रहती है, फिर मध्य में थोड़ा सा ठहराव आता है, थोड़ा मन शांत होता है और अंत में सब कुछ बांध यानी सब कुछ जो मर्यादा है वह टूट जाती है और जीवन जो है तेजी से बढ़ने लगता है, बह जाता है। अंतिम खंड को समाप्त करने की तोरा मृत्यु की तोरा है, क्योंकि यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी अंतिमतः वह मृत्यु हो जाती है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। वृद्धावस्था में लिखा गया पद्मावत उनके अपने मृत्युबोध से मिलकर एक सीमा तक आत्मचरितात्मक भी हो जाता है। यानी वह जायसी ने पद्मावत महाकाव्य एक वृद्ध अवस्था में लिखा है और वह अंतिमतः पद्मावत ग्रंथ में मृत्युबोध से मिलकर आत्मचरितात्मक यानी जो जीवन है वह भी समाप्त हो जाता है। इस बोध वर्णन में जो सांद्रता आई है उसका एक कारण उनकी वृद्धावस्था भी है। यानी जो मृत्यु बोध बताया है वह उसका कारण अंतिमतः उनकी भी मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हो जाती है। इस कालबोध को वे कंटक के प्रसंग में रेखांकित करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।